हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बजट। तो बजट में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। बजट है 2024-25 का। जैसे कल तुम नहीं आया था, तुम्हारा छूटा नहीं है, टेंशन नहीं लेना, खाली लिख लेना, समझ आगे समझा रहे हैं। तो ये जो देखो हम बताए थे कि बजट हमारा जो इस बार का बजट पेश हुआ, ये चुनाव था, इसलिए चुनाव के पहले जो बजट आया था फरवरी में, वो अंतरिम बजट था। कैसा बजट था? यदि कोई बजट कम समय के लिए आए, शॉर्ट टाइम के लिए आए, तो उसको अंतरिम बजट बोलते हैं। ये बजट जो आया, थोड़ा ये बजट जो आया, ये आया था 23 जुलाई 2024 को। 23 जुलाई 2024 को हमारी जो वित्त मंत्री है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था। ठीक है, ये बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था 23 जुलाई 2024 को। ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया 7वां बजट था। ठीक है, 6 बार निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है और 1 बार अंतरिम बजट पेश किया है। ये हम लोग को याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल निर्मला सीतारमण ने कितना बजट पेश किया? 7 बार। 7 बार में 1 बार क्या था? अंतरिम बजट। और 6 बार क्या था? 6 बार क्या था? और 1 बार क्या था? अंतरिम बजट। हमारा जो इस बार बजट का आकार होगा, ये लगभग हमारा लगभग में याद रखना है। ठीक है, कितना याद रखना है? लगभग 47.66 लाख करोड़ का होगा। ठीक है, 47.66 लाख करोड़, इतना का हमारा बजट है। इस बजट में हमारे पास जो राजस्व प्राप्तियां होंगी, वो राजस्व प्राप्तियां हमारे पास जो राजस्व प्राप्तियां होंगी, ये 32.07 लाख करोड़ होगा। 32.07 लाख करोड़। ठीक है, तो ध्यान समझना, इसके अलावा उधारी को छोड़कर, इसके अलावा बाकी हम लोग उधारी लेंगे। क्या लेंगे? उधारी। तो ये राजस्व खर्च होगा 47.66 लाख करोड़ और ये प्राप्तियां होंगी 32.07 लाख करोड़। कोई दिक्कत नहीं आता? इस बजट में हमें बजट 2024-25 का बजट जब भी आप देखिएगा, तो इसमें विकसित भारत की कल्पना की गई है। विकसित भारत, और ये विकसित भारत कब तक बनाएंगे? तो 2047 तक बनाएंगे। ठीक है, विकसित भारत कब तक बनाएंगे? 2047। फिर से बोलिए 2047। फिर से बोलिए 2047। फिर से बोलिए 2047। इसमें 4 मुख्य जातियों पे फोकस किया गया है। 4 मुख्य जाति बताया गया है इसमें, कि इसमें 4 मुख्य जातियां हैं। पहला नंबर में जो जाति है, ये गरीब है। ठीक है, दूसरा नंबर में महिला, तीसरा में युवा नहीं होगा, युवा कौन है? युवा। और चौथा नंबर में अन्नदाता किसान को बोलते हैं। अरे किसान को बोलते हैं कि नहीं? तो पूछेगा कि हमारा जो बजट 2024-25 का बजट है, ये पेश कौन किया था? निर्मला सीतारमण। कौन किया था? निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक बार बजट पेश कौन किया है? बार। तो ये 7वां बार बजट पेश किए थे निर्मला सीतारमण। 6 बार आम बजट और 1 बार अंतरिम बजट। याद है? 6 बार कौन सा बजट था? और 1 बार कौन सा बजट था? अंतरिम बजट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्व प्राप्तियां। तो हम लोग को जो प्राप्त होगा उधार के अलावा, ये प्राप्त होगा 32.07 लाख करोड़, और जो खर्च होगा 47.66 लाख करोड़ के आसपास। इसको राउंड फिगर में याद रखना है। विकसित भारत की कल्पना कब की गई है? 2047 में। 4 जातियों का उल्लेख किया गया हमारे बजट पे। 4 जाति जो हमारी लक्षित जाति होंगी, 4 जाति मेन जाति होगा। वो 4 जाति कौन है? गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता। फिर से बोलो गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता। फिर से बोलो गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता। फिर से बोलो गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता। इस बजट का जो 4 मुख्य जाति है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। इस बजट का 4 विषय है। 4 विषय पे ये बजट केंद्रित है। तो विषय भी 4, जातियां भी 4। पहला जो विषय होगा ये रोजगार, क्योंकि हर किसी को रोजगार चाहिए कि नहीं? पहला विषय क्या है? रोजगार। फिर से बोलो रोजगार। फिर से बोलो रोजगार। फिर से बोलो रोजगार। दूसरा है कौशल प्रशिक्षण। क्या है? कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण। तो पहला क्या है? रोजगार। दूसरा क्या है? कौशल प्रशिक्षण। पहला क्या है? रोजगार। दूसरा क्या है? कौशल प्रशिक्षण। फिर से बोलो, पहला रोजगार, दूसरा कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है एमएसएमई। क्या है? एमएसएमई। और चौथा है मध्यम वर्ग। चौथा क्या है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारा जो बजट है, ये 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। यह इनका 7वां बजट था। ठीक है, विकसित भारत की कल्पना की गई है 2047 तक। इसमें 4 जातियों के बारे में बताया गया है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। अन्नदाता को ही किसान बोलते हैं। इसमें 4 मुख्य विषय है। इस बजट का हमारा जो 4 विषय है, इसमें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। और क्या है? मध्यम वर्ग। और क्या है? मध्यम वर्ग। फिर से बोलो फिर से बोलो फिर से बोलो। इस विकसित भारत की कल्पना के लिए, ठीक है, विकसित भारत की कल्पना के लिए, ये विकसित भारत का जो कल्पना किया गया, इस विकसित भारत की कल्पना के लिए 9 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 9 लक्ष्य।
इस 9 लक्ष्य हैं। तो विकसित भारत की कल्पना के लिए कितने लक्ष्य हैं? 9। तो इनको हम लोग 9 प्राथमिकताएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9 प्राथमिकताएं। सरकार की 9 प्राथमिकताएं है ना, सरकार की 9 प्राथमिकताएं। ठीक है, तो विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताएं हैं? 9। अच्छा, इस बजट में कितनी जातियों का उल्लेख है? 4। कितना विषय है? 4। रोजगार क्या है? विषय। एमएसएमई क्या है? विषय है। कौशल प्रशिक्षण क्या है? विषय है। मध्य वर्ग क्या है? विषय है। और जाति में पहला गरीब, दूसरा महिला, तीसरा युवा, चौथा अंध। इन पे फोकस है कि नहीं है? प्राथमिकताएं कितनी है? 9। हमें विकसित देश कब तक बनाना है? 2047। तो भारत को विकसित 2047 तक बनाना है। कब तक बनाना है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हमारे बजट में भारत को विकसित देश बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। इसके लिए 9 प्राथमिकताएं बताई गई है। जो पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, मतलब कृषि पे फोकस करेंगे, क्योंकि कृषि में फोकस करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, हम रोजगार देंगे। क्या देंगे? क्योंकि पता है बेरोजगारी काफी बढ़ गया है। और कौशल प्रशिक्षण, लोगों को स्किल ये देंगे, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, स्किल हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो क्या करे और बेहतर काम कर सके। लोगों का ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है? उसके बाद है समावेशी मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास मतलब मानव का विकास करना है। किसको? मानव विकास का मतलब क्या? ज्ञान तथा कौशल के भंडार को बढ़ाना है। ठीक है। और सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, जिसका जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? और हर किसी को सम्मान मिले, हर किसी को न्याय मिले। विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। क्लियर है कि नहीं? अलग अलग चीजें जो बनाई थी है। और सेवाओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद शहरी विकास, शहर का विकास को भी इसमें रखा गया है। उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा एनर्जी से रिलेटेड भी बातें करी गई है हमारे इस बजट में। अवसंरचना मतलब होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, अलग अलग जगह सड़क वगैरह कुछ कुछ बनता है ना, उसके बारे में। नवाचार, अनुसंधान और विकास। नवाचार मतलब नई नई चीजों का खोज करना है, अनुसंधान करना है और उसका विकास करना है। अगली पीढ़ी के लिए सुधार, और फिर हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। तो हमारे लिए कितनी प्राथमिकता है? 9। जातियां कितनी है? 4। और उसके बाद विषय कितना है? 4। और 2047 के लिए प्राथमिकताएं कितना है? 9। कितनी प्राथमिकता है? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब देखो मेन फोकस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, इसमें सबसे पहला जो फोकस पॉइंट रहेगा कृषि में उत्पादक और अनुकूलनीयता में पहला फोकस पॉइंट रहेगा 10,000 जैव अनुसंधान। 10,000 जैव अनुसंधान की केंद्र की स्थापना। क्या बनाएंगे? 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र। पहले बात इसमें फोकस वाला क्या रहेगा? 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र। फिर से बोलो, जैव अनुसंधान केंद्र। तो कृषि वाला जो पहला इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखना है कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र इसमें बनेगा। ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? प्राकृतिक कृषि को। और 2 वर्ष में लगभग टारगेट रखेंगे 1 करोड़ का। कितना का टारगेट रखेंगे? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ किसान का। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 2 वर्ष में टारगेट रखेंगे 1 करोड़। कितना रखेंगे? 1 करोड़। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम लोग है 32 कृषि और 109 बागवानी फसल का नया किस्म को हम लोग लाएंगे। क्लियर है? तो कृषि के नया किस्म कितना लाएंगे? 32। और बागवानी फसल का 109। कृषि के लिए 32, बागवानी फसल 109। कृषि के लिए 32, बागवानी फसल 109। कृषि के लिए 32, बागवानी फसल 109। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र लगाएंगे। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र। उसके बाद सेकंड चीज क्या बताए कि लगभग 2 साल में 1 करोड़ किसान को किसकी? प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग बताएंगे और उसको करवाना लक्ष्य है। 32 कृषि और 109 बागवानी फसल की नई किस्म को लेके आएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम बात करते हैं रोजगार। किसकी बात करते हैं? रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो रोजगार में अभी एक चर्चा में चला होगा पीएम पैकेज। क्या चला है? पीएम पैकेज। इस पीएम पैकेज के तहत 5 योजना है। कितना योजना है? पीएम पैकेज के तहत कितना योजना है? 5 योजना। इस पीएम पैकेज योजना बहुत ही चर्चा में रहा। इसमें पहला जो योजना है, इसमें पहली बार में यदि कोई किसी कंपनी में काम करेगा आदमी, पहली बार मान लो तुम गया और पहली बार किसी कंपनी में काम कर रहा है, पहली बार रोजगार मिला उस कंपनी में, तो सरकार तुमको 15,000 देगी। कितना देगी? 15,000। और इसको 3 किस्त में दिया जाएगा। पहली बार यदि किसी को रोजगार मिलेगा कितना पैसा मिलेगा? 15,000। और 15,000 तो कौन देगा? सरकार। कितनी किस्त में देगी? 3 किस्त में। 5-5 हजार करके दे सकती है 3 किस्त में। और ये 10 लाख युवाओं को देने का टारगेट है। कितना का? 10 लाख। फिर से बोलो, 10 लाख। फिर से बोलो, 10 लाख। तो पहली बार रोजगार यदि देखो
देखो इसमें क्या है, 5 योजना में पहला योजना जो था इसमें क्या है कि यदि किसी युवा को पहली बार किसी फैक्ट्री में काम मिलता है, कहीं पे रोजगार के लिए मिलता है, तो सरकार उसको कितना देगा? 15,000। 15,000 कितने किस्त में मिलेगा? 3 किस्त में। क्लियर है कि नहीं? कितना किस्त में मिलेगा? 3 किस्त में। ठीक है, और 10 लाख युवा को क्या मिलेगा? रोजगार। किसको? 10 लाख युवा। उसके बाद सेकंड में बात किया विनिर्माण क्षेत्र। किस पे बात किया गया? विनिर्माण क्षेत्र। इस विनिर्माण क्षेत्र में क्या आता है कि पहली बार रोजगार पे फोकस है। किस पे फोकस है? रोजगार। फिर से बोलो रोजगार, फिर से बोलो रोजगार, फिर से बोलो रोजगार। ईपीएफओ में 4 वर्ष तक का योगदान जो दिया है उसके लिए इस पे फोकस है। ठीक है। थर्ड में नियोक्ता को सहायता। किसको मिलेगा? नियोक्ता। नियोक्ता को सहायता मिलेगा। ईपीएफओ जो है, ईएफएफ क्या है? ईपीएफओ होगा, ये गलत लिख दिए। वही तो हम सही बोले थे। ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ में नहीं सही तो लिखे हम लोग, ईपीएफओ लिखे। हाँ, पी होगा पी। ईपीएफओ। ईपीएफओ जो अंशदान है ये 3,000 तक लगेगा। कितना लगेगा? 3,000। तो देखो नियोक्ता को जो सहायता दिया जाएगा इसमें ईपीएफओ के तहत अंशदान दिया जाएगा 2,000 का। कितना का मिलेगा? 2,000 सॉरी 3,000। हाँ, नियोक्ता को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3,000। कितना मिलेगा? 3,000। 2 वर्षों तक। कितना वर्षों तक? 2 वर्ष। और चौथा है कि 20 लाख युवाओं को कौशल विकास दिया जाएगा 5 वर्ष में। 20 लाख युवाओं को क्या दिया जाएगा? कौशल विकास। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। ठीक है। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू होगा। क्या शुरू होगा? 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। पांचवा है 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप मतलब जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका काम को सीखना। ठीक है, प्रैक्टिकल करना, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। 5,000 भत्ता इसमें मिलेगा। सरकार एक बार देगी, 1 महीना में देगी 6,000। कितना देगी? 6,000। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा लेने पर, यदि कोई विदेश पढ़ने गया तो अलग बात है, वो नहीं, यदि घर में कोई पढ़ रहा है, मतलब भारत में यदि कोई शिक्षा ले रहा है, हायर एजुकेशन ले रहा है, तो उसको सरकार 10 लाख तक का लोन देगी। कितना तक का? 10 लाख। और मात्र 3% ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 3%। अब तीसरा देखते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसमें जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें एक योजना आता है, इसका नाम है पूर्वोदय योजना। क्या नाम है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसका जो तुम्हारा थीम लाइन है पूर्वोदय योजना का, विकास भी विरासत भी। क्या है? विकास भी विरासत भी। फिर से बोलो, विकास भी विरासत भी। पूर्वोदय योजना का थीम लाइन क्या है? विकास भी विरासत भी। फिर से बोलो, विकास भी विरासत भी। फिर से बोलो, विकास भी विरासत भी। ये पूर्वोदय योजना जो है इसका थीम लाइन है विकास भी विरासत भी। ये बिहार, झारखंड, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। ठीक है, वो सब जगह के लिए है। फिर दूसरा एक औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है काफी ज्यादा, तो औद्योगिक गलियारा के लिए जो बनाया जाएगा ये अमृतसर से कोलकाता तक, अमृतसर से कोलकाता तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इस कॉरिडोर का एक केंद्र गया भी होगा जो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? महिला और बच्चों के विकास के लिए इसमें पैसा मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपया। महिला और बच्चों के विकास के लिए कितना मिलेगा? 3 लाख करोड़। फिर से बोलो, महिला और बच्चों के विकास के लिए 3 लाख करोड़। महिला और बच्चों के विकास के लिए 3 लाख करोड़। महिला और बच्चों के विकास के लिए 3 लाख करोड़। 3 लाख। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना ये चल रही है और ये 63,000 गांवों को कवर करेगा। कितना कवर करेगा? 63,000 गांवों को। क्लियर है कि नहीं? पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना होगा। इसके 100 से अधिक शाखाएं खुलेंगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना होगी शाखा की, और 100 से अधिक ब्रांच खुलेगा। क्लियर है बात? उसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को की राजधानी जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विकसित करने के लिए लगभग सरकार 15,000 करोड़ देगी। कितना देगी? 15,000 करोड़। और पटना को मिला, बिहार को कितना मिला? 26,000 करोड़। बिहार के विकास के लिए, सड़क विकास के लिए दिया है 26,000 करोड़। और इसको किसको? आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए मिला 15,000 करोड़ रुपया। ठीक है, पोलवरम सिंचाई परियोजना को भी मतलब उसका भी मंजूरी दिया गया, उसको भी बेहतर बनाना है। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर। बिहार को मिला है 26,000 करोड़ रुपया, याद रखना, सड़क के लिए। और इसको आंध्र प्रदेश को कितना मिला? उसकी राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपया। विनिर्माण क्षेत्र और सेवाएं, इसमें सबसे पहले आता है मुद्रा ऋण। तो मुद्रा ऋण देखिए, मुद्रा ऋण है क्या? तो मुद्रा ऋण योजना शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा ऋण योजना कब शुरू हुआ है? 8 अप्रैल 2015। 3 वर्ग में इसको दिया जाता है। जैसे शिशु से रिलेटेड जो ऋण लेगा उसको ऋण मिलेगा 50,000 तक। कितना मिलेगा? 50,000। किशोर जो रहेगा उसको मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक। और इसके अलावा एक होता है
किशोर, देखो सबसे पहले होता है शिशु, फिर होता है किशोर, फिर होता है तरुण वर्ग। क्या होता है? तरुण। और तरुण वर्ग में जो ऋण लेता है उसको मिलता है 5 लाख से 10 लाख। सरकार इस सीमा को 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दी? 20 लाख। ये सीमा को चेंज किया। क्लियर है? अब 12 औद्योगिक पार्क बनेगा भारत में। क्या बनेगा? 12 औद्योगिक पार्क बनेगा। फिर क्रिटिकल मिनरल्स मिल्स बनेगा, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन बनेगा। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो बनेगा इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की बैठक कहाँ हुई थी? फिर से बोलो। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेक्शन इकाई तथा 100 खाद्य प्रसंस्करण गुणवत्ता जांच की इकाई लगेगी। क्लियर है? अब आता है शहरी विकास। क्या आते हैं? शहरी विकास। ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है, ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है, ऐसे 14 शहर का चयन किया गया है भारत में, बड़े शहर का, जिसमें ट्रांजिट परिवहन की व्यवस्था होगी। क्लियर है कि नहीं? परिवहन वहां का बेहतर किया जाएगा, परिवहन वहां का बेहतर किया जाएगा। उसके बाद पीएम आवास योजना जो शहरी योजना है, इसको 2.0 लॉन्च किया गया। ठीक है? और इसके अंतर्गत 5 वर्ष में 2.2 लाख करोड़ की क्या की जाएगी? सहायता दी जाएगी। क्लियर है? केंद्रीय सहायता होगी। ऊर्जा सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त जो पीएम बिजली योजना है, इसके तहत 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। 300 यूनिट बिजली प्रत्येक महीना लोगों को मिलेगा। ठीक है? और 1 करोड़, कितना का लक्ष्य है? 1 करोड़ घर को ऐसा है। उसके अलावा एनटीपीसी और बीएचसीएल मिलके 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? अब बात करते हैं अवसंरचना। किसकी बात कर रहे हैं? अवसंरचना में जो खर्च है ये लगभग 3.4% का खर्च है। पूरा बजट का 3.4% लेगा, लगभग 11,11,111 करोड़। 11,11,111 करोड़। बाढ़ के कारण असम को, सिक्किम को, उत्तराखंड को पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता मिलेगी। पर्यटन में एक मंदिर है बिहार का, जिसका नाम है विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर दोनों बिहार में, कहाँ पे है? बिहार। दोनों को बनाया जाएगा किसके तर्ज पे? तो वो जो तर्ज होगा, मतलब किसके तरह बनाया जाएगा? तो जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वाराणसी में, उसके तरह बनाया जाएगा। क्लियर है बात? राजगीर तथा नालंदा विश्वविद्यालय का भी विकास किया जाएगा और उड़ीसा के पर्यटनों का भी विकास पे फोकस किया जाएगा। अब नवाचार और अनुसंधान और विकास पे आते हैं। तो इसके तहत राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। क्या शुरू की जाएगी? राष्ट्रीय अनुसंधान निधि। उसके बाद अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था शुरू होगी। स्पेस इकोनॉमी में जो हम खर्च करेंगे 1000 करोड़ लगभग भारत सरकार खर्च करेगी। ठीक है? अगली पीढ़ी के सुधार का जब भी बात करेंगे तो ध्यान समझना, इसका मतलब देखो जमीन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं? तो अब जमीन का आधार कार्ड बनेगा। ठीक है? हाँ, भू आधार कार्ड, जमीन का आधार कार्ड बनेगा और उसका एक अलग आईडी नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं? सरकार ये योजना लेके आ रही है। और फिर एनपीएस जो वात्सल्य योजना है, इसके तहत अवयस्क बच्चों के लिए मिला जाएगा पैसा। हमारे जो इसमें जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है ये 4.9%। कितना रहने का अनुमान है? लगभग 16.13 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको घटा के कर लेंगे 4.6%। जीडीपी 4.5%। जीडीपी विकास दर जो है हमारा जो रहा 2024 में 8.2% का रहा। कितना रहा? 8.2। अगले बार हम लोग अंदाज लगा रहे हैं 6.5 से 7% तक रहेगा। मुद्रास्फीति 2023 में जो महंगाई रहा है, ये महंगाई बढ़ा 5.4%। सस्ता हो गया। क्या सस्ता हो गया? चार्जर सस्ता हो गया, कैंसर का दवाई सस्ता हो गया, मोबाइल का चार्जर रे, कैंसर का दवाई, सोना चांदी, प्लेटिनम, सी फूड, सोलर पैनल, ये सब क्या हो गया? सस्ता हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? उसके बाद टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स, यदि लंबे समय तक कोई कहीं पैसा लगा के रखता है शेयर मार्केट वगैरह में, तो उसका टैक्स बढ़ गया। पहले लगता था 10%, तो अब वो टैक्स हो गया 12.5%, 12.5%। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया। तो कौन सा टैक्स को खत्म कर दिया गया? एंजल टैक्स को क्या कर दिया गया? खत्म। विदेशी कंपनी निगम कर लगाती है। विदेशी कंपनियों में जो निगम कर लगता है वो पहले 40% लगता था, अब उसको घट के कर दिया 35%। कितना कर दिया? 35%। हमारे यहाँ जो टैक्स स्लैब है अभी, तो टैक्स स्लैब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हमारा भारत में 6 टैक्स स्लैब है। कितना है? 6 टैक्स स्लैब। अच्छा, 0 रुपया से 3 लाख रुपया तक जो कमाएगा उसको 0% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 0%। 3 लाख से, यदि कोई 3 लाख से 7 लाख तक कमाता है, 3 लाख से 7 लाख तक है ना, 3 लाख से 7 लाख तक कमाता है तो उसको 5% टैक्स लगेगा। यदि कोई 7 लाख से 10 लाख तक कमाता है तो उसको 10% टैक्स लगेगा। कोई 10 लाख से 12 लाख तक कमाता है तो 15% टैक्स लगेगा। और 12 लाख से 15 लाख तक कमाता है तो 15%, 20%। 12 लाख से 15 लाख तक कमाता है तो 20%। और 15 लाख से 15 लाख से ज्यादा कमाता है तो 30%। कितना लगेगा? 20%। 20 से ज्यादा कमाता है तो 20 से ज्यादा कमाता है तो 30% टैक्स लगेगा। देना बोलो, देना नोट तो मेरा कहाँ है? दिए थे।
15 लाख से अधिक में 30% लगे। 15 लाख क्या होगा? 15 करना है। हाँ 15-20 लाख गलती से लिखा गया होगा। 15 लाख क्या करना है? 15 लाख से ज्यादा लगेगा तो कितना टैक्स लगेगा? 30%। कितना लगेगा? 30%। सबसे ज्यादा पैसा हम लोग को कहाँ आता है? तो सबसे ज्यादा पैसा हम लोग को आता है ऋण से, उधार, जो उधार लेते हैं सबसे ज्यादा पैसा वहां से आता है। सेकंड में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो टैक्स से आता है। किसमें आता है? टैक्स से। तीसरा नंबर में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो जीएसटी से आता है। किससे आता है? जीएसटी। उधार से हमारे पास जो पैसा आता है वो लगभग कितना परसेंट आता है? 27%। टैक्स से हमारे पास पैसा कितना आता है? 19%। और 19% और जीएसटी से आता है 18%। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कहाँ होगा? तो राज्य को हिस्सा देंगे। और दूसरा में कहाँ खर्चा करेंगे? ब्याज में। और यदि पूछेगा जितना खर्चा भारत सरकार करेगी उसमें से सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होगा? तो रक्षा विभाग में। रक्षा विभाग में पूरा जीडीपी का हम लोग लगभग कितना खर्चा करेंगे? लगभग 4.54 लाख करोड़। कितना करेंगे? 4.54 लाख करोड़। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है क्या? इसको 2-3 बार पढ़ोगे आप।